नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लासेस के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं तथा वीडियोज को लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो के संबंध में अपनी राय या समस्याओं को भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक, जो कि सीबीएसई आधार पाठ्यक्रम हिंदी के अंतर्गत कक्षा 12वीं में पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। पिछले वीडियो में हमने इसी पाठ का सारांश पढ़ा था और अब पढ़ेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहलवान की ढोलक पाठ में जो प्रश्न अभ्यास में है उनमें पहला प्रश्न है, कुश्ती के समय ढोल की आवाज और लुट्टन के दाव पेच में क्या तालमेल था? पाठ में आए ध्वन्यात्मक शब्द और ढोल की आवाज आपके मन में कैसी ध्वनि पैदा करते हैं, उन्हें शब्द दीजिए। यह प्रश्न वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसमें समझिए दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो पाठ में आपने देखा कि कई सारे ध्वन्यात्मक शब्द, ढोल के अलग अलग आवाजों का प्रयोग किया है लेखक ने, और उन ढोल के अलग अलग आवाजों से लुट्टन को अलग अलग प्रेरणा मिलती है और उसी के आधार पर वो अपने दांव लगाता है और अपने विरोधी को पटक देता है। जैसे ताक धीना, तिरकट धीना, धाक धीना, धाक धीना। तो ये जो आवाजें हैं उससे लुट्टन के मन में जो प्रेरणा मिलती है उसके साथ क्या संबंध है, इन संबंधों को आपको बताना है। आप चाहें तो अगर आपको वो सारे ध्वनि याद हैं तो उन ध्वनियों को भी मेंशन करके और उसके साथ उससे क्या प्रेरणा लेता है वो भी लिख सकते हैं। और नहीं याद है तो आप सीधे सीधे उन ध्वनियों का पहलवान के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका उल्लेख कर सकते हैं। तो आपको सही उत्तर देखते हैं। कुश्ती के समय जब ढोल बजती थी तो लुट्टन के रगों में अजीब सी हलचल पैदा हो जाती थी। उसका खून हर थाप पर उबलने लगता था। उसे ढोल की थाप प्रेरणा देती थी। उनके दाव पेचों में अचानक फुर्ती और गति बढ़ जाती थी। पाठ में कई ध्वन्यात्मक शब्दों का उल्लेख भी कहानीकार ने किया है। ये शब्द हमारे मन को रंजित करते हैं, साथ ही हमें यह प्रेरणा भी देते प्रतीत होते हैं। इन शब्दों से मन में कुछ करने की लालसा जोर मारने लगती है और परोक्ष रूप से ये शब्द शक्ति देते हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के किस किस मोड़ पर लुट्टन के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए? ये भी प्रश्न हालांकि कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी इसका उत्तर देखिए। क्या क्या परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों को आप चाहें तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं या पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। कहानी के अनेक मोड़ ऐसे हैं जहां लुट्टन के जीवन में परिवर्तन आते हैं। वे निम्नलिखित हैं। पहला, बचपन में 9 वर्ष की आयु में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया। सास पर हुए अत्याचारों को देखकर ही बदला लेने के लिए वह पहलवानी करने लगा। दूसरा, किशोरावस्था में उसने श्यामनगर दंगल में चांद सिंह नामक पहलवान को हराया तथा राज पहलवान का दर्जा हासिल किया। उसने काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को जमीन सुंघा दी तथा अजेय पहलवान बन गया। तीसरा, वह 15 वर्ष तक राज दरबार में रहा। उसने अपने दोनों बेटों को भी पहलवानी सिखाई। राजा साहब के अचानक स्वर्गवास के बाद नए राजा ने उसे दरबार से हटा दिया और वह इस तरह गांव लौट आया। चौथा परिवर्तन है, गांव आकर उसने गांव के बाहर अपना अखाड़ा बनाया तथा ग्रामीण युवकों को कुश्ती सिखाने लगा। पांचवा, अकस्मात सूखा व महामारी से गांव में हाहाकार मच गया। उसके दोनों बेटे भी इस महामारी की चपेट में आ गए और वह उन्हें कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। और अंतिम जो परिवर्तन आया, पुत्रों की मृत्यु के बाद वह कुछ दिन अकेला रहा और अंत में स्वयं भी चल बसा। तो इस तरह से उनके लुट्टन के जीवन में जो परिवर्तन आए उनको आप अलग अलग बिंदुओं में लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है? इसी प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है। पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि लुट्टन सिंह ढोल को अपना गुरु क्यों मानता था? ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बार बार ये पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से देखिए।
वास्तव में लुट्टन पहलवान का कोई गुरु नहीं था। जब पहली बार वह दंगल देखने गया तो वहां ढोल की थाप पर दांव पेच चल रहे थे। पहलवान ने इन थापों को ध्यान से सुना और उसमें अजीब सी ऊर्जा भर गई। इसी से उसने चांद सिंह को चुनौती दे दी। जिस समय सारा बहुमत और राजमत चांद सिंह की तरफ था, उस समय केवल ढोल की आवाज ही उसे अपने साथ प्रतीत हुई और ढोल की आवाज से ही प्रेरणा लेकर उसने चांद सिंह को चित कर दिया। ढोल की थाप ने उसे दंगल लड़ने की प्रेरणा दी और वह जीत गया। इसीलिए उसने कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि ढोल ही है। चौथा प्रश्न है, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता रहा? यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। लोग गांव वाले यह उम्मीद कर रहे थे कि आज उसके बेटे की मृत्यु हो गई है तो शायद पहलवान की हिम्मत टूट गई हो और आज वह ढोल नहीं बजाएगा रात में। लेकिन रात को फिर ढोल बजने की आवाज लोगों को सुनाई दी। इस तरह से लोगों की हिम्मत दोबारा एक बार बढ़ गई। तो इस प्रसंग को आपको यहाँ उल्लेख करना है और यही उसका कारण, ढोल बजाने का कारण है। तो इसका उत्तर देखिए, गांव में महामारी फैलने और अपने बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल बजाता रहा। इसका कारण था गांव में निराशा का माहौल। महामारी व सूखे के कारण चारों तरफ मृत्यु का सन्नाटा था। घर के घर खाली हो गए थे। रात्रि की विभीषिका में चारों तरफ सन्नाटा होता था। ऐसे में उस विभीषिका को पहलवान की ढोलक ही चुनौती देती रहती थी। ढोल की आवाज से निराश लोगों के मन में उमंग जगती थी, उनमें जीवंतता भरती थी। वह ढोल की थाप से अंतिम सांस तक मुसीबत से लड़ने की प्रेरणा दे रहा था और लोगों को बताना चाहता था कि अंत तक जोश व उत्साह से लड़ते रहो। पांचवा प्रश्न, ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था? इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है, पहलवान के ढोलक की उठती गिरती आवाज बीमारी से दम तोड़ रहे ग्रामवासियों में संजीवनी का संचार कैसे करती है? उत्तर दीजिए। और तरह से भी पूछी जा सकती है यही बात, पहलवान की ढोलक साधनहीन गांव वालों के प्रति क्या भूमिका निभाती थी और कैसे? इस प्रश्न को भी बार बार पूछा गया। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पाठ में लगभग 3 महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनमें से ये भी है। इसके पहले 2 प्रश्न हमने बताए और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसको और कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे आप स्पष्ट कीजिए कि पहलवान की ढोलक की आवाज अर्धमृत उपचार पथ्य विहीन गांव के लोगों में संजीवनी शक्ति का संचार करती थी। तो इसका उत्तर देखिए, ढोलक गांव वालों के लिए संजीवनी का काम करती थी। उनके मन में छाई उदासी को दूर करने में सहायक थी। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में एक संजीवनी शक्ति भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदनहीन और शक्तिहीन रगों में अचानक जैसे बिजली की तरह खून दौड़ने लगता था। ढोलक से महामारी का सर्वनाश भले न हो, पर आंखें बंद करते हुए किसी को कोई तकलीफ न होती थी और न मरने का भय होता था। छठा प्रश्न है, महामारी फैलने के बाद गांव में सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य में क्या अंतर होता था? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन फिर भी ये पूछा गया है। तो एक तरह से शब्द चित्र है। आपने पाठ में जो कुछ पढ़ा उसके आधार पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किस प्रकार का दृश्य गांव में होता था उसका वर्णन है। आपको उस वर्णन को याद रखना है और उसको तुलनात्मक रूप से यहाँ लिखना है। सूर्योदय का दृश्य महामारी फैलने की वजह से गांव में सूर्योदय होते ही लोग कांखते कूखते कराहते अपने घरों से निकलकर अपने पड़ोसियों व आत्मीय जनों को ढाढ़स देते थे। इस प्रकार उनके चेहरे पर चमक बनी रहती थी। वे बचे हुए लोगों को शोक न करने की बात कहते थे और सूर्यास्त का समय होते ही सभी लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे। उस समय वे चूं तक भी नहीं करते थे। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। यहाँ तक कि माताओं में दम तोड़ते पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत
नहीं होती थी। ऐसे समय में पहलवान के ढोलक की आवाज ही रात्र की विभीषिका को चुनौती देती रहती थी। 7वां प्रश्न है, इसमें कई प्रश्न जुड़े हुए एक साथ। कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। ये तो एक कथन है। अब इस पर सवाल बनते हैं, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है। दूसरा सवाल है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है। और तीसरा प्रश्न है, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अलग अलग प्रश्नों का अलग अलग उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न है, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है, यानी दंगल और कुश्ती पहले जैसा कि लोग और राजा लोगों का प्रिय शौक हुआ करता था, अब ये शौक क्यों नहीं है। इसका उत्तर है, अब न तो राजा रहे और न ही वे पहलवान। वास्तव में पहलवानी बहुत खर्चीला खेल है, फिर इसके लिए अभ्यास की नियमित आवश्यकता है। आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह दिन में 18-20 कसरत करें और फिर बदले में मिलता भी कुछ नहीं है। केवल नाम के सहारे पेट नहीं पल सकता। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है। तो आपको बताना है कि कुश्ती की जगह अब घुड़सवारी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल, बेसबॉल आदि खेलों ने ले ली है। इन खेलों में पैसा और शोहरत दोनों है। फिर खेल से रिटायर होने के बाद भी जीविका बनी रहती है। तीसरा प्रश्न, कुश्ती को फिर से प्रिय खेल बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। इसका उत्तर, कुश्ती को यदि फिर से प्रिय खेल बनाना है तो इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकारों को योजना बनानी चाहिए। व्यायामशालाएं होनी चाहिए ताकि पहलवान कसरत कर सकें। अन्य खेलों की तरह ही जीतने वाले पहलवान को अच्छी खासी रकम इनाम में दी जानी चाहिए। यदि कोई पहलवान रिटायर हो जाए या दुर्घटना में उसे चोट लग जाए तो उसे जीवन भर उसके लिए रोटी का प्रबंध किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये तीनों प्रश्नों का उत्तर हुआ। आशय स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ये कई बार अपठित गद्यांश में पूछा जाता है इसका आशय स्पष्ट करने के लिए। तो इसको देखना है, ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो पाठ से ली गई हैं और उसका आशय बताना है। पंक्तियां क्या हैं? आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। अब इसका अर्थ क्या हुआ, आपको थोड़ी सी व्याख्या करके इसको समझा करके सरल भाषा में लिखना है। लेखक अमावस्या के रात की विभीषिका का चित्रण करता है। महामारी के कारण गांव में सन्नाटा है। ऐसी स्थिति में कोई भावुक तारा आकाश से टूटकर अपनी रोशनी गांव वालों को देना चाहे तो भी उसकी चमक व शक्ति रास्ते में ही खत्म हो जाती थी। भावुक तारे की असफलता पर अन्य तारे खिलखिलाकर हंसने लगते। दूसरे शब्दों में कहें तो चारों ओर निराशा और मातम पसरा हुआ था। ऐसे में कभी कोई उम्मीद की हल्की सी झलक मिलती भी थी तो वह भी पूरा होने से पहले ही समाप्त हो जाती थी और फिर निराशा और बेबसी का माहौल फैल जाता था। 9वां प्रश्न है, पाठ में अनेक स्थलों पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। पाठ में ऐसे अंश चुनिए और उनका आशय स्पष्ट कीजिए। हालांकि ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत नहीं पूछा गया है, फिर भी इसका उत्तर देखिए। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। ध्यान रखिए, इसमें उन अंशों को चुनना है जिसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण किसे कहते हैं? जब प्रकृति के जो गैर मानवीय घटक हैं, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पतियां, हवा, धूल, पक्षी, जानवर, ये जो गैर मानवीय घटक हैं जो प्रकृति के, इन घटकों से ऐसा व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है जो इंसान सिर्फ कर सकता है। ऐसा करते हुए दिखाया जाता है किसी वर्णन में, तो उसी को प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। तो यहाँ आपको उन प्रसंगों को चुनना है जिसमें ऐसे प्राकृतिक घटकों को इस तरह व्यवहार करते हुए दिखाया गया है कि जो व्यवहार केवल इंसान कर सकता है। तो वो प्रसंग है, 3 प्रसंग यहाँ पे उत्तर के रूप में दिया है। पहला, अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। यहाँ ध्यान देना है कि आंसू कौन बहाता है? इंसान बहाता है, लेकिन यहाँ अंधेरी रात को चुपचाप आंसू बहाते हुए दिखाया गया है।
इसी तरह निस्तब्धता सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। गांव में छाई मायूसी को देखकर लगता था मानो अंधेरी रात भी रो रही हो। ऐसा लगता था कि खाली पड़े आकाश में करुण कराहें वह अपने मन में दबा लेना चाहती हो ताकि गांव का दुख कम हो सके। तो इस सभी में जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं केवल मनुष्य कर सकता है, लेकिन इसमें रात और निस्तब्धता को ये क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ मानवीकरण है प्रकृति का। और भी प्रसंग है, जैसे रात्रि अपने भीषणताओं के साथ चलती रही। यद्यपि गांव का परिवेश भयानक और उदासी से भरपूर था, अतः रात भी इस मायूसी को समेटे अपनी गति से बीतती रही। तीसरा प्रसंग है, रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। रात में बहुत ही भयानक प्रतीत होती थी। अपने स्वाभाविक शोर से वह सभी को भयभीत कर देती थी, लेकिन पहलवान की ढोलक की थाप ने इस भयानकता को चुनौती दे डाली। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पाठ के जो प्रश्न होते हैं उन्हीं से प्रश्न नहीं पूछा जाता परीक्षा में, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो उस पाठ से रिलेटेड होते हैं, उसको ही पूछा जाता है। कुछ अन्य प्रश्न देखते हैं। पहलवान की ढोलक कहानी के प्रारंभ में चित्रित प्रकृति का स्वरूप कहानी की भयावहता की ओर संकेत करता है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। जैसा कि आपने फिल्मों में कई बार देखा होगा, जो हॉरर फिल्म होते हैं उसमें भय का माहौल पैदा करने के लिए या भूतिया माहौल पैदा करने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें और अलग अलग के दृश्य प्रस्तुत किया जाता है स्क्रीन पे। एक तरह से इससे माहौल खड़ा होता है, डर का या भय का माहौल पैदा करना चाहता है डायरेक्टर। वैसे कहानी के आरंभ में बाढ़ नहीं, अकाल की जो विभीषिका है, उस अकाल की विभीषिका के कारण जो समाज में भय व्याप्त है, उस भय के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करते हुए बड़ा ही सुंदर तरह से शब्द चित्र खींचा है कहानीकार ने। तो आपको वो लिखना है जिससे पूरा भय का वातावरण जीवंत रूप से हमारे आंखों के सामने नाचने लगता है। वो जो वर्णन है उस वर्णन को आपको यहाँ प्रस्तुत करना है। कहानी के प्रारंभ में प्रकृति का स्वरूप कहानी की भयावहता की ओर संकेत करता है। रात के भयावह वर्णन में बताया गया है कि चारों तरफ सन्नाटा है, सियारों का क्रंदन व उल्लुओं की डरावनी आवाज निस्तब्धता को कभी कभी भंग कर देती है। गांव की झोपड़ियों में कराहने और कै करने की आवाज सुनाई पड़ती है। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते हैं। इससे रात्र की निस्तब्धता में बाधा नहीं पड़ती है। एक और प्रश्न लेते हैं। लुट्टन पहलवान का चरित्र चित्रण कीजिए। क्योंकि मुख्य पात्र है इस कहानी का, और कहानी से संबंधित जो भी पात्र होते हैं उनमें खासकर जो मुख्य पात्र होते हैं उसके चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न अपने आप महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। तो इस कहानी का प्रमुख पात्र लुट्टन है, और लुट्टन के चरित्र का वर्णन करने के लिए या उसके चरित्र की विशेषताएं लिखने के लिए आ सकता है। तो चरित्र चित्रण का मतलब चरित्र की विशेषताएं, और उन विशेषताओं को आप चाहें तो छोटे छोटे बिंदुओं में लिख सकते हैं या छोटे छोटे सब टाइटल या शीर्षक देकर के उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इससे क्या क्या उसके चरित्र की विशेषताएं हैं वो पता चलेंगे। यानी विशेषताओं को पहले लिखिए और फिर उन विशेषताओं को कैसे पता चलता है कि वो विशेषताएं उसमें हैं, इसका कारण बताना है आपको। इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं आप? लुट्टन पहलवान के चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, व्यक्तित्व। अब व्यक्तित्व की विशेषता आपको लिखनी है। तो लुट्टन सिंह लंबा चौड़ा व ताकतवर व्यक्ति था। वह लंबा चोंगा पहनता था तथा अस्त व्यस्त पगड़ी बांधता था। वह इकलौती एवं अनाथ संतान था, अतः उसका पालन पोषण उसकी विधवा सास ने किया था। दूसरी विशेषता है उसकी लुट्टन की, वह भाग्यहीन था। अब कैसे पता चलता भाग्यहीन, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। लुट्टन का भाग्य शुरू से ही खराब था। बचपन में माता पिता गुजर गए, पत्नी युवावस्था में ही चल बसी, उसके दोनों लड़के महामारी की भेंट चढ़ गए और इस प्रकार वह सदैव ही पीड़ित रहा। तीसरी विशेषता उसकी कि साहसी था। लुट्टन बहुत साहसी था, तो इसको भी डिस्क्राइब करेंगे। लुट्टन साहसी था, उसने अपने साहस के बल पर चांद सिंह जैसे पहलवान को चुनौती दी तथा उसे हराया। उसने काला खां जैसे पहलवान को भी चित कर दिया।
महामारी में भी वह सारी रात ढोल बजाता था। चौथी विशेषता उसकी संवेदनशील, क्योंकि लुट्टन जो है वो संवेदनशील था, फिर दूसरों के दुख से वह दुखी होता था। तो लुट्टन में संवेदना थी, वह अपनी सास पर हुए अत्याचारों को सहन नहीं कर सका और पहलवान बन गया। गांव में महामारी के समय निराशा का माहौल था, ऐसे में भी वह रात भर ढोल बजाकर लोगों में जीवन के प्रति उत्साह पैदा करता था। तो इस तरह से लुट्टन की विशेषताएं। एक और प्रश्न है, पहलवान की ढोलक कहानी में किस प्रकार पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या को व्यक्त किया गया है? लिखिए। जब राजा श्यामनंद जो पुराने राजा थे, उस समय कुछ और व्यवस्था थी और उसी व्यवस्था के तहत जो है वो एक लोक कलाकार के रूप में, लोक पहलवान के रूप में पहलवान को सम्मान मिला था लुट्टन सिंह को। लेकिन जैसे ही नए राजकुमार आए पुराने राजा की मृत्यु के बाद, तो उनका नए खेलों में शौक था, तो उन्होंने नए खेलों को महत्व दिया और पहलवानों को छुट्टी कर दी। तो इस तरह से व्यवस्था बदलने के साथ साथ जो है एक तरह से कई समस्याएं भी पैदा होती हैं। तो इन दो व्यवस्थाओं के टकराव से कैसे नई समस्या उत्पन्न होती है, इसको इस कहानी में व्यक्त किया गया है, इसको स्पष्ट करना है। उत्तर देखिए, पहलवान की ढोलक कहानी में पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के टकराव से उत्पन्न समस्या यह है कि पुरानी व्यवस्था में कलाकारों और पहलवानों को राजाओं का आश्रय एवं संरक्षण प्राप्त था, वे शाही खर्च पर जीवित रहते थे, पर नई व्यवस्था में ऐसा न था। पुरानी व्यवस्था में राज दरबार और जनता द्वारा इन कलाकारों को मान सम्मान दिया जाता था, पर नई व्यवस्था में उन्हें सम्मान देने का प्रचलन नहीं रहा।